नमस्कार मित्रों। 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के कुल 39 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है और शेष 41 सीटें बची हुई हैं, मध्य पे है। और ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो एक मैंने सर्वे किया है और उसका आधार 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा के चुनाव और 2022 की जो विधानसभा का चुनाव हुआ उनके परिणामों के आधार पे 2019 से 2024 में जो भाजपा से जो असंतुष्ट लोग हुए उनके आधार पे जो भाजपा ने दोबारा तिबारा अपने प्रत्याशियों का जो टिकट दिया इसके आक्रोश को लेते हुए और अंत में यह लड़ाई द्विपक्षीय हो गई, बसपा कहीं भी मैदान में नहीं है। इसको देखते हुए मैंने कुल 14 सीटों का चयन किया है जो अभी भी वो कांटे के संघर्ष में है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज ने पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार का विरोध किया, उस विरोध का असर चुनाव परिणामों में आपको देखने नजर नहीं आएगा। इसका ठोस कारण ये है कि पश्चिम में जितना क्षत्रिय समाज नाराज हुआ उससे कहीं अधिक जो है जाट समाज भाजपा के साथ जुड़ा। और पश्चिम में चूंकि समाजवादी पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, जो भी वोट बैंक है कोई मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। इस लिहाज से मेरा मानना है कि जो पश्चिम के जो पहले चरण के जो चुनाव हुए थे, अगर उसमें रामपुर को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी सीटें वो भाजपा को जाएंगी। ये परिणाम 4 जून को जब निकलेगा तो आपके सामने आएगा। तो जिन 14 चिन्हों को मैंने 14 सीटों को जो मैंने चिन्हित किया जहाँ कड़ा संघर्ष है, उस संघर्ष का जो मुख्य कारण रहा है, एक तो मुस्लिम मतों का पूरा 100% वो समाजवादी पार्टी को जाना। दूसरा जो अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया और इस पीडीए में जो पिछड़ों में जो मजबूत पिछड़े हैं उनका वो सहयोग लिए जो है। और जातिवादी गोलबंदी में हर पार्टियां, भाजपा के भी अपने जाति के जो उसके वो वोटर थे जो कोर वोट कहे जाते हैं, जैसे कि आपके ठाकुर हो गए, भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये भी भाजपा का अपने विरोध उस रूप में किए कि जहां जहां इनकी जातियां रही हैं वहां वहां अपने प्रत्याशियों को वोट देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वोट दिए हैं लोग, लेकिन जो इतना भाजपा को उनको जाना चाहिए वो चीजें वो नहीं गई हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत जो वोट है, जिसका वो आधार का वोट बैंक है, उसमें कहीं भी कमी महसूस नहीं हुआ। तो ये सब कारण है। तो जिन 14 सीटों का मैंने अपना एक निष्कर्ष निकाला है कि ये लड़ाई में है, उसमें एक सीट जो है वो कौशाम्बी है। और कौशाम्बी की चर्चा इसलिए भी है कि राजा भैया का प्रकरण इन दिनों बहुत में आया। तो मैं आज कौशाम्बी के सीट पे आपके सामने वर्णन करने के लिए, वहां का विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जितना मेरा ज्ञान है और जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मैं उसी के आधार पर आपका ये आकलन करूंगा। पहले देखिए, हम ये जान लें राजा भैया को जो है, जिस ढंग से राजा भैया को ये प्रस्तुत किया जाता है कि वो क्षत्रियों के बहुत बड़े नेता हैं और उनके कहने पे क्षत्रिय समाज इधर से उधर हो जाता है, मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये जो इलाका है इसमें बहुत रियासतें हैं जो है। और इनकी जो रियासत है भदरी वाली, ये एक बहुत छोटी रियासत है। इनसे बड़ी रियासत जो है वही अजीत सिंह का है जो है, लेकिन उनका उतना नाम नहीं आता है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो उतने सक्रिय या नहीं रहे जितना कि राजा भैया। चूंकि राजा भैया 93 से लगातार विधायक रहे हुए हैं, इसलिए इनकी एक प्रतिभा और प्रभाव वहां पे ज्यादा इसलिए भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप वीडियो जब सुनते होंगे तो कहा जाता है कि आजमगढ़ में ये जो है जो समाजवादियों का गढ़ है, कन्नौज और क्या नाम है कि मैनपुरी, ये समाजवादियों का गढ़ है। देखिए, ये दरअसल ये गढ़ नहीं है भाई। जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि वहां का कोई प्रत्याशी होगा तो चुनाव जीतेगा। तो इसमें गढ़ वाली कौन सी बात है। गढ़ तो वास्तव में जो है वो राजा भैया का ही है, जहां बमुश्किल उस पूरे उनकी कुंडा विधानसभा में जो राजपूतों की जो आबादी है बहुत कम है, बमुश्किल 15,000 की है। लेकिन ये वोट हमेशा वहां पे आज करीब 30 साल से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये बताता है कि गढ़ जो है वो राजा भैया का है, वो किसी और का गढ़ नहीं है। तो वो जात के आधार पर नहीं है, ये अपने प्रभाव के आधार पर है।
और प्रभाव का आधार जो है बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजा भैया जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से मैं उनके चुनाव के नतीजे को देखा, ये महसूस किया कि एक समय था जब राजा भैया 1.5 लाख वोट से 80,000 वोट से चुनाव जीता करते थे। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, तो वो मात्र 30,000 वोट से गुलशन यादव से चुनाव जीते, कुंडा से। और बाबागंज से उनकी पार्टी जो है वो 15,000 वोट से चुनाव जीती। ये जीत बहुत ही सामान्य ढंग का है। ये बात बता रहा है कि राजा भैया की भी स्थिति अपने क्षेत्र में जहां बहुत मजबूत हुआ करती थी, उनकी पकड़ वो ढीली हो गई है। एक तो बात ये एक स्पष्ट है कि जो लोग कुंडा को जो गढ़ मानते थे लोग, उसमें कमी आई है, जो पहली बात है। दूसरी बात कि अभी देखिए राजा भैया ने जो ये निर्णय लिया, हम तटस्थ रहेंगे। देखिए राजनीति में, और वो भी वो राजनीतिक जो 30 साल से जिसका सिक्का चलता हो, अब वो कह दे कि हम तटस्थ रह जाएंगे, ये ऐसा होता नहीं है। और वैसे भी कोई भी राजनेता तटस्थ रहे क्यों भाई? जीत और हार का असर तो उसका क्षेत्र पर पड़ता ही है। उसमें शामिल हो तो, न शामिल हो तो ये कह देना कि हम तटस्थ हैं, ये किसी को कोई स्वीकार वाली बात नहीं है। और जिस ढंग से उनके लोग समाजवादी पार्टी की तरफ प्रचार करते देखे जा रहे हैं, या समाजवादी पार्टी का जो वहां पर चुनाव लड़ रहा है इंद्रजीत सरोज का बेटा, वो भी कहते सुना गया है कि हमारा सहयोग उनको मिल रहा है। तो ये इससे स्पष्ट है कि वो तटस्थ भले अपने को बोले हैं, लेकिन उनके अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं वो निस्संदेह समाजवादी पार्टी को वहां पे सपोर्ट कर रहा है। अब बात ये हुई कि आखिर में ये जो अमित शाह से बंगलोर में मीटिंग किए, फिर यहाँ मीटिंग किए, तो अचानक जो है ये सब क्या हो गया? जो है धनंजय सिंह तो अपना चाहे उनको समझौता कह लीजिए या घुटने टेक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो अंततः जो है वो भाजपा के पाले में आ गए। अब वो भाजपा में वहां जिता रहे हैं। मैंने जब यही बात धनंजय सिंह के विरोध में जब मैंने अपना पोस्ट किया था, तो बहुत लोग नाराज हो गए थे। अंत में अब फिर वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कह रहे थे तो वो सही कह रहे थे। मेरा विश्लेषण देखिए किसी के जात के आधार पर नहीं होता है, मेरा पार्टियों के संगठन पे और उनसे जुड़ने, उसमें आने और उससे जाने वाले लोगों के आधार पे होता है। इसलिए मैं अपना निर्णय करता हूँ और जो कहता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। मैंने जौनपुर में जो कहा था, पहले भी कहा था कि वहाँ वहाँ जो है भाजपा की ही लड़ाई रहेगी, और दूसरे नंबर पे की जो लड़ाई होगी वो सपा की होगी, और अंततः चुनाव के आते आते तक देखिएगा ये स्थिति रह जाएगी। इतना के बावजूद भी है। तो मैं ये कह रहा था कि राजा भैया की आखिर में इतनी बंगलौर में मीटिंग होने के बाद भी ये निर्णय क्यों लेना पड़ा इतना आकर के कि वो तटस्थ हो गए। और एक तरह से देखा जाए भारी मन से जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं गए, जबकि राजा भैया हमेशा से, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी के जो चुनाव है, जो जिसमें कि विधान परिषद में विधान सभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, सब में जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। तो वो कौन से कारण थे कि इतने नाराज हो? देखिए जो राजनीतिक गलियारों में जो कुछ चर्चाएं होती हैं जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो चर्चाएं सच होती हैं, कहीं ना कहीं से वो लिंक होती है। एक चर्चा लखनऊ से ये हमें भी मालूम हुआ कि अमित शाह के मिलने के बाद जब राजा भैया से ये कहा गया कि आपको जो है सुनील बंसल से मिलना है और वहां सब बातें हो जाएंगी। सुनील बंसल के यहाँ जब ये मिलने गए, तो सुनील बंसल जो कभी योगी जी के बहुत विरोधी हुआ करते थे, अमित शाह के बड़े करीबी हुआ करते थे, और आज भी सुनील बंसल से और योगी जी की नहीं बैठती है। तो सुनील बंसल के यहाँ गए और सुनील बंसल ने इनको 2-3 घंटे बैठा दिया मिलने के लिए, और ये फिर राजा को जो है बहुत नागवार गुजरी। राजा जी फिर वहां से वो चले आए, और उसके बाद से जब ये लगा भारतीय जनता पार्टी को कि मामला कुछ टेढ़ा हो गया है, तो मान मनोंगल शुरू हो गया। भूपेंद्र चौधरी है बात किए, लेकिन राजा बात वहां नहीं माने। राजा इतना जरूर किए कि सबके सामने ये तो नहीं कहे कि हम भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मंशा अपने लोगों द्वारा बता दिए कि मैं भाजपा के सपोर्ट में नहीं हूं, और कार्यकर्ता जहां चाहे वहां वोट करे। एक तरह से देखा जाए तो वो इशारा था समाजवादी पार्टी को जिताइए, भाजपा को हराइए। ये चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं कि वहां सत्ता के साथ राजा भैया के लोग।
अब आगे मैं बता रहा हूं कि वहां के चुनावों की परिदृष्टि क्या है, एक नजर उस पर डालिए। देखिए, उस पूरे लोकसभा को अगर आप देखिए, यह एकमात्र लोकसभा है जहां सवर्णों की स्थिति बमुश्किल 7 से 10% है। बाकी करीब 15% के आसपास मुसलमान हैं, 30% के आसपास वहां पे दलित वर्ग है, 50% 51% के आसपास ओबीसी वर्ग है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये जो आधार मैं बता रहा हूं, ये अखिलेश यादव की जो पीडीए है उसमें एकदम फिट बैठता है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी कौशाम्बी में जो है वो मजबूत दिख रही है। अब हम आ जाते हैं जरा आंकड़ों पे कि आंकड़े ये क्या कहते हैं। जो है मेरे सामने देखिए, मैं आंकड़ा रखा हूं, 2019 का मेरे पास आंकड़ा है। 2019 में जब सपा और बसपा दोनों एक थे, तब उस समय यही विनोद सोनकर जी 39.9% यानी करीब 40% वोट पाए थे। सपा और बसपा जब दोनों एक साथ थी तो इनके वोट 35.9 करीब 36% वोट पाई थी। और ये जो जनसत्ता दल की पार्टी है इनकी, राजा भैया की, ये भी चुनाव लड़ा था और ये करीब वोट पाया था 16.3%। तो अगर हम आज के डेट में 2019 में जो जनता दल सत्ता पार्टी जो वोट पाई 16%, सपा और बसपा जो वोट पाई है 35.9%, इन तीनों का अगर हम जोड़ दें, ये कुल वोट हो जाता है 52.2%। यानी कि सपा, बसपा और राजा भैया की जनसत्ता, ये तीनों का वोट जो है 52.2% है। अब आप सोचिए, मैंने अभी जो आपको आधार बताया कि वहां पे ओबीसी की संख्या इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, सवर्ण बहुत कम है, वहां पर भी 48% वोट जो है अभी भी वो भाजपा के लिए खुला हुआ है। तो 48% वो खुला हुआ है। अब इसमें देखिए कि सपा बसपा और ये जो राजा भैया का गठबंधन है, इसमें से अगर हम समाजवाद बसपा के वोट को निकाल दिए, क्योंकि इस बार बसपा में प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है, इस 52% में वो कम से कम वोट पाएगी तो 8-10% तो वोट पाएगी ही पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार अगर इनका समर्थन भी रहता है तो भी 42% से ज्यादा वोट जो है वो सपा को नहीं मिलने जा रहा है। लड़ाई जो है इसलिए ये बड़े कांटे की हो गई है। अब दूसरा, अब हम 2000 जो है 14 के आंकड़ों का आपके सामने रखते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 36.4% वोट पाई थी, सपा 31.7% वोट पाई थी, बसपा 22.1% वोट पाई थी, और उस समय ये जो राजा भैया की जो पार्टी थी ये चुनाव नहीं लड़ी थी, और एक तरह से ये भी इनके लोग वहां पे जो है वो भाजपा के साथ नहीं थे। वहां पर अगर हम वोट जो जोड़ दें सपा और बसपा का, तो ये करीब वो जो वोट होता है 53.8%। यानी कि वैसे भी स्वाभाविक है, जब पार्टियां जब अलग अलग लड़ती हैं, दो पार्टियां, मान कोई पार्टी दो समाजवादी पार्टी बसपा, अगर दो पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, उनके अगर वोट जो है एक 30% पाता है, एक 20% सपोज कर लीजिए पाता है, 50% पाता है, तो जब भी दो पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ती हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो 30 और 20 50 हो जाता है। उसमें से कुछ न कुछ वोट जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों की अपनी जो है वो लोकसभा में जो स्थिति होती है पार्टियों के खिलाफ में, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो दूसरे लाइक नहीं करते हैं। तो 80-90-80% से ज्यादा जो है वोट जो है वो एक साथ नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो छिटक जाता है। तो वही स्थिति जो है इस बार भी हो, 2000 जब ये 24 वाला चुनाव होगा, तो इसमें भी जो ये पिछले बार जो मैं बता रहा हूँ कि जो संयुक्त वोट जो 52% का पता, इसमें छिटकाव आएगा, और इसमें से जो है छिटकने में एक तो 8-10% उसका बसपा का वोट निकलेगा, और कुछ परसेंट और मेरा मानना यह है कि विनोद सोनकर आज की तारीख में भी लड़ाई लड़ते हुए भी, सब कुछ भाजपा के विपरीत होते हुए भी कड़े संघर्ष में है, और जीत हार का फैसला यहाँ बहुत कम होगा। अब तीसरी बात मैं बता देता हूँ कि 2000 जो 22 का जो आंकड़ा था, चुनावी आंकड़ा, उसमें राजा भैया के खिलाफ में गुलशन यादव चुनाव लड़े थे। गुलशन यादव चुनाव हारे, राजा भैया जीते। गुलशन गुलशन यादव को 69,297 वोट और राजा भैया को 99,612 वोट, यानी कि कुल 30,115 वोट से ये चुनाव जीते। मैं बताया आपसे कि कभी 1.5 लाख से 1 लाख से चुनाव जीता करते थे, आज की तारीख में 30,000 वोट पे सिमट गए हैं। वहीं बाबागंज जो इनकी ही अपने ही
सहयोगियों की पार्टी है। वहां पे बाबागंज में समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो 51,515 पाया था, और इनकी अपनी जनसत्ता की पार्टी के जो कैंडिडेट था वो 67,282 वोट, यानी कि 15,762 वोट से वहां इनकी जीत हुई थी। तो दोनों जगहों पे ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो अब इन जनसत्ता के पार्टी पे कब्जा कर रहा है। तो अभी ये जो खेला हुआ है, ये हमें लगता है कि धीरे धीरे अब राजा भैया भी वहां समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से डर गए हैं जो है, और इनको लगा कि एक मौका है, अब हम अभी भी अखिलेश के साथ अगर हाथ मिला लेते हैं तो हो सकता है कि शायद आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव हो उसमें इनके खिलाफ प्रत्याशी को या तो कमजोर किया जाए या न उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं राजा भैया एक तरह से देखा जाए तो आने वाले भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिए कि हम जो है वो किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको ये भी डर है कि अगर मैं भाजपा के विरोध में जाता हूं तो योगी जी की सरकार भी नाराज होगी, और अगर अगर जो है वो सपा के खिलाफ जानता हूं तो आने वाले भविष्य में मेरे लिए खराब की स्थिति होगी। तो दोनों ही स्थिति को देखते हुए इन्होंने तटस्थता की राजनीति अपनाई, जबकि जबकि ये सभी को मालूम है कि ये तटस्थ नहीं है और एक तरह से वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन राजनीति में देखिए परसेप्शन की बहुत एक बात होती है, और आने वाले दिनों में ये अपनी बात किसी के सामने कह सकें कि भाई मैं तो किसी के साथ नहीं था, और इस पर मुहर भी लगेगी कि कह भी नहीं पाएगा। इन सब बातों को देखते हुए इन्होंने ये तटस्थ का निर्णय लिया है। लेकिन अब देखिए अब इसमें आगे क्या होगा। देखिए परिणाम तो हमें बता दिया कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे का संघर्ष है। जीत हार जो है बहुत कम वोटों से होगा जो है। अब मान लीजिए कि वहां पे चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया, तो इस जीत में समाजवादी पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं और जो राजा भैया से वहां जो लड़ाई लड़ता है गुलशन यादव, यह अपनी जीत का पताका फहराएगा, और इसमें राजा भैया का कोई रोल नहीं समाजवादी पार्टी मानेगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता है तब तो फिर समाजवादी पार्टी और राजा भैया दोनों की ही नाक कटेगी, दोनों की साख कटेगी, और ये कहा जाएगा कि जोगी जी का अभी भी वर्चस्व जो है तमाम जो गुंडा माफिया हैं इनके विरोध करने के बावजूद भी वो वहां पे सफल हो गए। तो जो चुनाव सपा जीते, सपा हारे, भाजपा जीते, भाजपा हारे, हर स्थिति में देखा जाए तो नुकसान इस बार तटस्थता की राजनीति करने वाले राजा भैया की होगी, उनकी साख की होगी। उनको एक स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं चले जाना चाहिए था। बहुत होता तो हार होती, बहुत होता कहीं जीत होती। तो जीत और हार से युद्ध के मैदान से भाग जाना ये क्षत्रियों का काम नहीं है। राजा भैया ने कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लिया है। मेरा इस वीडियो से एक संदेश था कि तटस्थता की राजनीति करने वाले लोग, तो कहा गया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दिनकर जी की लाइन कि कौन करेगा क्या, कुछ के इस तरह लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि आप धर्म युद्ध में तटस्थ नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आपके सामने जब जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ आप जिसको भी धर्म मान रहे हैं, किसी को भी अधर्म मान रहे हैं, किसी को एक खिलाफ में और एक के समर्थन में आपको आना ही आना है। बीच का कोई रास्ता नहीं है, और बीच का रास्ता चुनने वाला डर जाता है, डर जाता है, अंदर से कमजोर होता है। तो राजा भैया निश्चित रूप से इस बार का उनका जो निर्णय है ये उनके इन कमजोरी की निशानी है। मित्र, मेरा अपना एक विश्लेषण होता है और मैं बाकी चीज़ों के आधार पर विश्लेषण करता हूँ। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे वीडियो पर भी कुछ अच्छा बुरा कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। जो मुझे स्पष्ट चीज़ें मुझे दिखती हैं वो मैं लिखता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अब मैं आगे जो है जो शेष जो और 13 सीटें हैं मैं उनका बारी बारी से विश्लेषण करूंगा। अगला वीडियो मेरा घोषित चुनाव पे होगा। आप वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो शेयर को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि घोषी वाली जो अगली जो मैं लोकसभा का जो विश्लेषण करूंगा बहुत मजेदार होगी। उसमें कैसे जातियां एक दूसरे की विपरीत जा रही हैं, कैसे ओबीसी सवर्णों के खिलाफ में लामबंद हो रही हैं, और वहाँ का जो जनप्रतिनिधि चुनने का जो तरीका हमेशा से रहा हो वो किस तरह का रहा, इन सारी चीज़ों पे मैं वर्णन करूंगा। तो घोषी की लोकसभा के चुनाव के विश्लेषण के लिए
आने वाला वीडियो की इंतजार कीजिए और तब तक हमें इजाज़त दीजिए।